नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। किसान आंदोलन के 55 दिन हो चुके हैं। बैठक के 10 दौर गुजर चुके हैं। 26 जनवरी को क्या होगा कोई नहीं जानता है और समिति पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। इस बीच आंदोलन कर रहे किसान और सरकार के बीच की दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं कि सवाल पूछना पड़ रहा है कि ये कहां आ गए हैं। 55 दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन किसानों और सरकार के बीच लगातार बैठक के बाद भी कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक के बाद एक कई बैठकें बेनतीजा साबित हुई हैं। दूसरी तरफ 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड के बीच किसानों की ट्रैक्टर मार्च को लेकर कोर्ट सुनवाई से इनकार कर चुकी है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि किसानों की ट्रैक्टर परेड पर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि दिल्ली पुलिस के पास एक्शन लेने का अधिकार है। इस बीच सवाल यह भी उठता है कि 26 जनवरी की परेड को लेकर क्या होने वाला है। इसके साथ ही समिति को लेकर भी किसानों की तकरार वैसे ही बनी हुई है। सवाल यह भी उठता है कि 50 से ज्यादा दिन गुजर जाने के बाद भी अब इस मसले का हल कैसे निकलेगा और आंदोलन का अंत किस तरह से होगा। इस बीच 26 जनवरी को लेकर किसानों की क्या तैयारी है और कृषि कानून पर सरकार किसानों को अब क्या समझा रही है, सब कुछ जानने की कोशिश अगले 1 घंटे की आज की बहस में हम करेंगे। और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब 10 दौर की वार्ताएं नाकाम हो गई तो अब आगे का रास्ता कहां है। और यह सवाल आज खड़ा इसलिए है क्योंकि लगातार सरकार और किसानों के बीच में जो सामंजस्य के दावे किए जा रहे थे वो दावे धरातल पर दिखाई नहीं दिए। जो गतिरोध पहले दिन बरकरार था वही गतिरोध आज भी देखने को मिला और गतिरोध में लगातार कुछ नई चीजें जुड़ती जा रही हैं। पहले एमएसपी को लेकर गतिरोध था, वो धीरे धीरे कृषि बिल की वापसी को लेकर शुरू हुआ और अब एनआईए ने जिस तरह से दखल दिया है पूरे आंदोलन के बीच में, अब उसके हस्तक्षेप को लेकर भी गतिरोध बढ़ चुका है। किसानों ने साफ कहा है कि हम एनआईए के सामने पेश नहीं होंगे। यहां पर यह भी बात किसान नेताओं ने कही कि एनआईए के सामने तो हम पेश नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारा दल, हमारा संगठन ये कहता है कि हमको एनआईए के सामने पेश होना चाहिए, हम तभी पेश होंगे। हम किसी जांच एजेंसी के दबाव में नहीं आने वाले। तो ये अलग तरह का एक पूरा का पूरा मंजर इस आंदोलन में अब जुड़ता जा रहा है कि किस तरह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जब समन भेजा उसके बाद किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपके सामने कुछ भी पेश नहीं करेंगे। सरकार ने इसमें कहा है कि ठीक है, अगर आप उनको कसूरवार नहीं मानते हैं तो आप उन लोगों की हमको लिस्ट दे दीजिए जो लोग बेकसूर हैं। अब धीरे धीरे तकरार और बढ़ती जा रही है। आज भी इसी तरह से लगातार सिलसिला जारी रहा। किसान नेता गए लेकिन उसके पहले ही उनके तेवर सख्त थे कि या तो कृषि बिल वापस होंगे या फिर बातचीत का कोई हल नहीं निकलेगा। यह किसान नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया था। उसके बाद जैसे विज्ञान भवन में बैठक शुरू हुई, नया प्रस्ताव लाया गया, किसानों ने ठुकरा दिया। सरकार ने बोला कि ठीक है, अगर हम इस बिल को रोक देते हैं तब क्या आप बातचीत के लिए पूरी तरह से सामने आते रहेंगे। किसानों ने बोला नहीं, हम इस पर किसी भी तरह का सस्पेंशन नहीं चाहते हैं, हम इनको टर्मिनेशन चाहते हैं कि इन पूरे कानूनों को रद्द किया जाए, इनको वापस लिया जाए, रोल बैक किया जाए। तो नया जो प्रस्ताव सरकार ने रखा उसको भी किसानों ने ठुकरा दिया और यहां पर लंच से पहले एमएसपी पर बातचीत सरकार ने शुरू की, लेकिन किसानों ने बिल्कुल साफ तौर पर इनकार कर दिया कि एमएसपी पर तो बात होगी ही होगी। एनआईए ने जिस तरह से अपनी भूमिका अब इसमें दर्ज कराई है उस पर भी हमको बातचीत करनी है। एनआईए ने जिस तरह से इसमें एक्शन लिया है, समन भेजा है, आपका उसमें क्या रुख है। सरकार ने कहा कि ठीक है, आप उन चीजों को हमारे सामने पेश कर दीजिए जिससे यह साबित हो जाता है कि जिन लोगों को हमने समन भेजा है वो बेकसूर हैं। धीरे धीरे गतिरोध बढ़ता गया। शिमला मामला सामने आया कि जिस तरह से शिमला में किसानों को कल गिरफ्तार किया गया था, आखिर उनको गिरफ्तारी पर क्यों रखा गया, आखिर उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, उनको छोड़ा जाए। सरकार ने इसमें कहा कि भरोसा रखिए, किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं होगी और इसके लिए हमने सख्त निर्देश वहां पर दिए भी हैं। तो धीरे धीरे बातचीत लंच के बाद एक तरह से समाप्ति हो गई। लंच के बाद काफी देर तक किसान सरकार के पास बातचीत करने को नहीं आए। फिर यह चीज सामने आई कि अब बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि किसानों ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि कृषि बिल वापस ही होने हैं। कृषि बिल अगर वापस नहीं होते हैं तो फिर बातचीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जो लगातार ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों का रुख था कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे ही निकालेंगे और गणतंत्र दिवस के दिन ही निकालेंगे, क्योंकि किसान नेताओं ने यह अब कहा है कि हम दिल्ली को अपना मानते हैं। दिल्ली सबकी राजधानी नहीं है, वो किसानों की भी राजधानी है। वो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश की अगर राजधानी है तो उसमें किसानों का भी उतना अधिकार है जितना किसी दूसरे नागरिक का। साथ ही जो गणतंत्र दिवस है वो भी किसानों का है और हमको पूरा अधिकार है कि हम गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले से अपने पैर पीछे खींचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि यह स्थानीय प्रशासन का मुद्दा है और स्थानीय प्रशासन में हमारा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह परिपाटी गलत हो जाएगी और इसका संकेत भी गलत जा सकता है। तो यहां पर दिल्ली पुलिस को
पूरी तरह से छूट दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसने कहा है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार यहां पर गाइडलाइन जारी कीजिए, जो भी कानून सम्मत हो उसके हिसाब से आप निर्देश जारी कीजिए कि दिल्ली में प्रवेश किस तरह से होना है, दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के पाले में ही डाल दी है। तो अब दिल्ली पुलिस को इसमें फैसला करना है कि ट्रैक्टर मार्च की रूपरेखा क्या होगी, ट्रैक्टर मार्च होगी या नहीं होगी। तो आज किसान आंदोलन पर जो सबसे बड़ी चीज सामने आई वो यही आई कि गतिरोध जो लगातार पहले मंदा था, एमएसपी को लेकर था, कृषि बिल को लेकर था, अब यहां पर यह भी चीज सामने आ रही है कि अब किसानों ने यह भी कहा है कि एनआईए का जो इस तरह से अनुचित हस्तक्षेप जानबूझकर हो रहा है, यह मंशा सरकार गलत कर रही है, क्योंकि किसानों का यह मानना है कि इस तरह से किसान आंदोलन बदनाम होगा। हालांकि सरकार का यह मानना है कि अगर एनआईए ने समन दिया है तो उसके पास कुछ ना कुछ ठोस कारण रहे होंगे। आप उन लोगों की लिस्ट सरकार को सौंप दीजिए जो कि बेकसूर हैं। अगर आपको भरोसा है कि हमारा किसान बेकसूर है तो फिर इसमें एनआईए के सामने पेश होने में हर्ज क्या है। तो ये धीरे धीरे तकरार वहां पर बढ़ती रही और इसके बाद आज हम पूरी डिबेट में ये कोशिश करेंगे कि आखिर आगे का रास्ता क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से भी, कि अगर इसी तरह से तकरार बढ़ती रही तो किसानों के जो मुद्दे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो ठंडे बस्ते में ही चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट अभी लगातार पूछ रहा है कि आप अपनी आपत्तियों को दर्ज कराइए। सरकार ने भी आज ये बोला कि जो भी आपकी मांगे हैं उन पर संशोधन के लिए हम तैयार हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर कोई चीज गलत है तो आप बताइए तो सही हमको, हम उसमें संशोधन कर देंगे। तो इसमें लगातार किसानों ने फिर यह कहा कि नहीं, कृषि बिल वापस ही कीजिए। इसके बाद कृषि मंत्री भी थोड़े से असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने भी यह कहा कि नहीं, अगर आप पूरी तरह से रोल बैक की बात करेंगे तो ऐसे बात कैसे होगी। और इस पर जब आज हमारा पैनल जुड़ेगा इसमें तो सबसे बड़ी चीज यही देखने को होगी कि आज हम ये पूरी बहस में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, अमित पुरी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मनोज यादव प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। रोशनी कुशल जायसवाल है मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और अशोक पवार किसान नेता मेरे साथ स्टूडियो पर ही मौजूद रहेंगे। और थोड़ी देर में डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले अमित पुरी आपके ही पास आते हैं। आपको पहले से मालूम है कि किसानों की मांग क्या है, किसान रोल बैक की बात कर रहे हैं। आप हर बार उन्हीं चीजों को लेकर किसानों के बीच में क्यों जा रहे हैं, ताकि गतिरोध तो जो पहले बरकरार था वही अब भी बरकरार है? मुझे लगता है कि वार्ता जिस संवेदनशील परिस्थिति में है, हम एक दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगाएं यह उचित नहीं है। लेकिन पब्लिक डोमेन, पब्लिक स्क्रॉल में सारी चीजें सार्वजनिक रूप से है कि कहां से चीजें शुरू हुई थी और कहां तक चीजें पहुंची। और इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि 10 दौर की बातचीत के अंदर सरकार की तरफ से कभी भी बातचीत के दरवाजे को बंद नहीं किया गया। 7-7, 8-8 घंटे चर्चा पर चर्चा हुई है, तो आखिर अपने देश के किसानों पे ही चर्चा होनी है, तो उसमें कहीं कोई किसी को असुविधा या असहज स्थिति नहीं है सरकार की तरफ से, कम से कम। एमएसपी पे बात हो, पराली पे बात हो, बिजली के बारे में बात हो, और सारी चीजों पे चर्चा हो, कहीं पर भी किसी मुद्दे पर सरकार ने कहा क्लॉज बाय क्लॉज, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे आपने कहा एसडीएम के न्यायालय में मामला जाना है, इसमें सिविल कोर्ट्स को और हायर कोर्ट्स को अलाउ कर दीजिए, इसके ऊपर बात हो, हर परिस्थिति हर चीज के बारे में। फिर ये हुआ कि प्राइवेट मंडियां टैक्स के दायरे में नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। सरकार ने कहा ठीक है, प्राइवेट मंडियां भी टैक्स के दायरे में होंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म पर ई मंडियों के रजिस्ट्रेशन की संख्या भी बढ़ी है। तो मैं कह सकता हूं कि सरकार की तरफ से सल्यूशन ठीक है, सल्यूशन एक दिन में नहीं आता, क्योंकि अलग अलग मतों के अंदर के लोग हैं। मैं अभी इतना ही कह रहा हूं अपने को रिस्ट्रेन करके, और कुछ नई चीजें भी रोज चर्चा के दौरान जुड़ती हैं और जुड़ेंगी भी, क्योंकि परिस्थितियां जब आगे बढ़ती हैं तो कल की स्थिति आज नहीं होती। हम डायनेमिक सिचुएशन में काम करते हैं, स्टैटिक सिचुएशन में काम नहीं करते। तो जैसे जैसे डे प्रोसीड करते हैं सिचुएशन वेरी करती है, और उसको रिस्पॉन्ड करने में कहीं गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नहीं लगता। और ऐसी स्थिति होती, मैं एक ही छोटी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, वो सही थी गलत थी क्या नहीं थी, कौन उसमें शामिल था, किसके क्या लेख थे, इस पे लोग चर्चा मीमांसा आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। लेकिन किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि हम इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, हम सरकार के सामने जाएंगे। हमने सरकार को चुना है, हम सरकार से वार्ता करेंगे। मैं मानता हूं कि सारे गतिरोध के बीच की ये बहुत बड़ी सिल्वर लाइन है
कि डायलॉग के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं और एक दूसरे से सीधे सीधे इंगेज होकर के डायलॉग करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें से आइस मेल्ट करेगी, कहीं ना कहीं जो भी गतिरोध है वो गतिरोध टूटेगा और निश्चित मानिए कहीं ना कहीं इसमें से एक सर्वमान्य हल निकलेगा। परिस्थितियां आज हमको भले ही उस दिशा में ना दिख रही हो, ये ठीक है, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि चीजें रास्ता निकलने की दिशा में हैं। ठीक है रोशनी जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने भी अब एक बुकलेट जारी कर दी है जिसमें कि किसानों की समस्याओं को उकेरने की पूरी कोशिश की गई है, जिससे कि ये संकेत जा रहा है कि नहीं अब कांग्रेस भी किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर गंभीर हो चुकी है। आगे का रास्ता फिर क्या हो सकता है? क्या इसमें संशोधन का रास्ता ही सबसे ठीक है या जो रोल बैक की बार बार जिद की जा रही है ये ज्यादा ठीक है? सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ और देखना शेष रह नहीं गया है वैसे तो, क्योंकि जो लाखों की तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं वो कोई गैर नहीं है, वो हमारे देश के ही हैं और उनके साथ इस तरह का क्रूरता भरा व्यवहार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है वो कभी ऐसा नहीं कर सकती हमारे देश के किसानों के साथ। जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि जो खाने पीने का सामान लाके दे रहे हैं हमारे किसानों को ताकि उन्हें कोई कमी महसूस न हो, उनके खिलाफ भी एनआईए ने एफआईआर दर्ज की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इतनी सारी एफआईआर दर्ज की हैं उन लोगों के खिलाफ भी जो सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, जबकि भारत का लोकतंत्र ये कभी भी गवाही नहीं करता कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं या लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं उनका समर्थन करने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन एनआईए ने खुद भी एफआईआर करके ये प्रूव कर दिया कि एनआईए भी भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन में काम कर रही है। नहीं और जहां तक बात करें रोशनी जी, अगर मान लीजिए खालिस्तानी एंगल को लेकर एनआईए कुछ जांच करना चाहती है तो उसमें तो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सभी को इसमें मिलकर सहयोग करना चाहिए। जांच उनके खिलाफ होनी चाहिए जो किसानों के समर्थन में बात न करके किसानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। और जहां तक बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी ही मजेदार बात कर दी कि जो किसान के समर्थन में बात कर रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन किसान की कमेटी बनेगी जो कि 2 महीने बाद डेवलप होगी और वो कमेटी 10 दिन बाद काम कर सकती है। तो टोटल हो गया 2 महीना 10 दिन, यानी कि 2 महीना 10 दिन तो किसानों को बैठना ही है। अभी तो सिर्फ 55 दिन हुए हैं, अभी तो उनकी लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा। और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं किसान, वो पूरी तरह से देखने लायक होगा। और इस बार 26 जनवरी को कोई भी चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कि क्या कोई देश के राष्ट्रपति इस बार आने के लिए तैयार नहीं हुए या फिर उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया? तैयार तो थे, लेकिन कोरोना के चलते फिर ये दौरा उनका रद्द हुआ है। इसमें तो राजनीति कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोरोना वजह है कि लाखों किसान जो अभी तक गोपनीय तरीके से उनकी बातें वहां तक नहीं पहुंची हैं पूरे विश्व में, तो शायद ये आंदोलन उनके सामने ना आ जाए इसलिए ना उनको बुलाया गया हो। और कोरोना का बहाना मारा जा रहा है कि बहाना कहाँ है, कोरोना तो हम सबके बीच में है ना, लगातार हम तो उससे जूझ रहे हैं। ठीक है, आपके पास आता हूं अभी, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, कोरोना भी गया नहीं हमारे देश से, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जो लाखों की तादाद में रैलियां हो रही हैं, जो चुनाव में इतने बड़े बड़े संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए ठीक, ये तो आपने कम से कम माना कि रैलियां इस वक्त ठीक नहीं है। मनोज जी, जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है कि हर कोई ये साबित करना चाहता है कि हम किसानों के फेवर में हैं, हर कोई ये चाहता है कि अब हम इस बार साबित करके ही रहेंगे कि नहीं, अगर कोई किसानों का सबसे सच्चा हितैषी है तो वो हम हैं। आपको क्या लगता है विपक्ष की भूमिका यहाँ पर क्या होनी चाहिए? इस बात में बुराई क्या है आलोक जी? जैसे कोई ये कह रहा है कि हम किसान के पक्ष में हैं, इसमें कोई राष्ट्रद्रोह का तो एंगल बनता नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक लाभ लेने का एंगल बनता है। हम तो कह रहे हैं ना, और ये बात मैं लगातार टीवी चैनल पे 50-55 दिन से कहता आ रहा हूँ, अरे विपक्ष को क्यों आप मौका दे रहे हो भाई कि किसानों के हितैषी जो विपक्ष बन जाए? आप बन जाओ ना हितैषी। आप आज भी कानून वापस लेके, आप मोदी जी तो जादूगर है, वो तो जाके टीवी पे कह सकते हैं कि मैं रात को सपने में मुझे एकाएक सपना आया, मेरे किसानों का दर्द मुझे महसूस कराया भगवान ने और मैंने तत्काल कानून वापस ले लिया और वो सारा श्रेय अपना पूरा सब कुछ अपना ले ले।
कौन हम मना कर रहे हैं, उनको हाथ तो पकड़ नहीं रहे भैया। लेकिन देखिए, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि प्रैक्टिस इस सरकार ने करा दी, मीडिया की, लोगों की, बुद्धिजीवियों की, सबकी प्रैक्टिस करा दी कि कैसे आप विपक्ष से सवाल पूछोगे। वही सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन हम इस बात से भागेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे और जिम्मेदारी से कहेंगे कि आखिर आज इस किसान जो 55 दिन से लड़ रहा है और 80 से ज्यादा लोग इस अपनी जिंदगी गंवा बैठे, उनको एनआईए के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। आप उनके खिलाफ इतना बड़ा वो लगा रहे, किस खालिस्तानी एंगल को आप प्रस्तुत कर रहे हो? नहीं। अच्छा, मैं फिर जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ आलोक जी, और ये बीजेपी से पूछेगा, आप भी बुद्धिजीवी है, आप ही बताइए, हिंदुस्तान के किस जगह पे उस स्थान का नाम बताइए जहाँ खालिस्तान है? अगर है तो खालिस्तानी एंगल होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में खालिस्तान नाम की कोई जगह नहीं है तो मूर्खों को दौड़ा दौड़ा के उनको सबक सिखाना चाहिए कि वो कौन सा एंगल इस देश में और कौन सा प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी, आप इतनी बड़ी समस्या को आप इस तरह से नजरअंदाज करवाना चाहते हैं। खालिस्तान की मांग को लेकर 1984 में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, आप भी जानते हैं ना। ये ऐसा तो है नहीं ना कि ये वाला मुद्दा है नहीं। और ऑपरेशन ब्लू स्टार तो आपको याद होगा ना, सब मालूम है। हाँ। आप ये बताओ अफगानिस्तान कहाँ है? अरे तो मांग तो है ना, उसकी मांग तो है ना, मांग तो लेकिन उसकी लगातार की जा रही थी ना। आपकी धरती पे खालिस्तान की 1984 के बाद कब तक कब मांग हुई बताइए? हाँ। आप पिछले 2 दशक में बताइए कब मांग हुई? तो फिर पोस्टर कहां से आ गए थे खालिस्तान के, नारे फिर कहां से आ गए थे किसान आंदोलन में? किसान नेताओं को फिर खुद उनको बोलना पड़ा कि आप लोग बाहर जाइए यहां से। सुनिए, एक बात बता दूं, निश्चित तौर पे ये सरकार, इस सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन करता, उसके खिलाफ कोई ना कोई राष्ट्रद्रोही आके बैठ जाता है। आपको याद है जब एनआरसी को लेके दिल्ली में हो रहा था प्रोटेस्ट, तो आपको याद है कि उसमें कितने एंगल के लोग आ गए थे और उन एंगल के लोगों ने बात को दिल्ली में भाजपा सरकार ज्वाइन की कि नहीं बीजेपी भाजपा की पार्टी को? ये बात आपको पता है, मीडिया में खबरें आई। वही लोग जो देशद्रोही थे बाद में वही बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए। ये बेशर्मी भरी चीजें अब अच्छी नहीं लगती। मैं दिल की बात बता रहा हूँ आलोक जी, मुझे तो अब टीवी डिबेट में किसानों के मुद्दों को लेकर इनको मुंहतोड़ जवाब देने का मन करता है। बहुत संयमी है। बिल्कुल जवाब दीजिए यहाँ पर प्राइम न्यूज पर, उसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यहाँ पर अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। सहन कर रहा। ठीक है, अशोक जी के पास अब हम एक बार चलते हैं, उनका भी यहाँ पर पक्ष जानते हैं। अशोक जी, आपको क्या लगता है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कोई आपके दर्द को समझ पा रहा है या सिर्फ राजनीतिक बयान देकर हर कोई ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसान हितैषी हूं? नहीं, देखिए 70 सालों से जितनी भी सरकारें रही हैं वो सब ने किसानों का शोषण किया है। 2006 में ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, 8 साल कांग्रेस ने उसको दबा के रखा और अभी भाजपा ने भी उसको दबा के रखा 4 साल। इलेक्शन से पहले इनको याद आया, अरे नहीं, हाँ हमने 1.5 गुना का वादा किया था तो 1.5 गुना कर देते हैं, चलो A2+ FL कर देंगे। और किसानों को तो मालूम नहीं है C2+ 50% क्या होता है, बेवकूफ़ लोग हैं, पढ़ लो गंवार। तो A2+ और फिर छाती पीटते रहे, हमने 1.5 गुना कर दिया। आप देखेंगे 18-19 में जो इलेक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला इलेक्शन, उस टाइम वो MSP 1.5 गुना बढ़ गया था सबका, 50%। और उसके बाद वही फिर प्रक्रिया 2.5%। 1400 से धान का रेट हो गया था 1800, गेहूं का 1400 से हो गया था 1800, 1850। उसके बाद 1800 के बाद 1850, 50 रुपए बढ़ रहा है, मतलब 3 साल अब इलेक्शन के बाद। तो ये तो सभी सरकारें ऐसी कर रही हैं भैया। और अब जो है, लेकिन अब ये जन आंदोलन बन गया है। अब आप ये समझिए कि हम किसानों की डिमांड से, जो किसान जो मांग रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य से, उससे आप भी, हमारे ये बैठे हुए दूसरे गेस्ट भी और सब का सब देश जो देख रहा है, उसको सबको समझ में आ गया यार ये तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। बाकी सब चीजें जो हैं वो हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर खरीदते हैं, अधिकतम विक्रय केंद्र पे खरीदते हैं। किसान तो अभी भी अधिकतम उसकी जो क्रय कीमत होती है, और किसान मांग रहा है बेचारा अपना न्यूनतम अधिकार, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये तो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है इनकी।
और इसमें सरकार जो है दमनकारी कर रही है, कभी उनको खालिस्तानी बता रही है, कभी पाकिस्तानी बता रही है, कभी एनआईए छोड़ दिया आज उनके पीछे कल। अरे आईएनए किसान का क्या मतलब एनआईए से? क्या ये आज ही एनआईए के इनके फंड वंड आज ही पकड़े गए हैं? ये जो नेता जो लीड कर रहे हैं, ये पहले से 2-4 साल से अगर नहीं थे इस एनआईए के चक्कर में इन्वॉल्व, तो पहले से क्यों नहीं किया था इन्वेस्टिगेशन? तो ये सरकार की सब दमनकारी नीतियां हैं इस आंदोलन को दबाने की। और जहां तक 3 कानूनों की बात है, शुरू में हम लोगों ने, किसानों ने 14 संशोधन दिए थे, सरकार ने 9 गलतियां मान ली थी। उसी टाइम भी सरकार सारे के सारे संशोधन मान लेती तो वहीं बात खत्म हो जाती, फिर रिपील की बात ना होती। मान लेती ना शुरू में 5वें 6ठे दौर में, फिर भी लेकिन कृषि मंत्री जी रोज कहते थे भाई और कोई डिमांड हो, भाई और कोई जरूरत हो। जब हम लोगों ने पूरा वहां 14 का भेजा तो उन्होंने फिर प्रेम पत्र भेज दिया था एक लिख के 20 पेज का, कि इसका वो हम समझाते थे इसके ये नुकसान है, वो समझाते थे इसके ये फायदे हैं, ये फायदे है, ये फायदा है, ये फायदा है। हम कहते थे एमएसपी खत्म हो जाएगी, वो कहते थे एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, यही सेंटेंस। एपीएमसी थी, एपीएमसी रहेगी, ये है, ये है, ये है। हम कहते थे भाई एमएसपी पे कानून बना दो। उनका अब तक भी वही वक्तव्य है कि जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। अब सबको मालूम है इसमें 3 साल में एपीएमसी भी ध्वस्त होनी है, क्योंकि बाहर प्राइवेट मंडी लगा दी, उस पे ना टैक्स है, ना लेवी है, ना सेस है। वो प्राइवेट वाला आदमी 50-100 रुपए महंगा ज्यादा देगा, सबके सब आदमी किसान वहां बेचेंगे गेहूं, धान, चावल, दलहन, तिलहन सब। उसके पास सिलो हैं लाखों लाखों टन के, 5-5 लाख 50 लाख टन के, वो उसमें सारा अनाज गेहूं बंद कर लेगा और फिर 2-4 साल में अपनी मर्जी से बेचेगा। अच्छा, इसमें सरकार ने ये भी लिमिट कर रखी है कि 100% हर साल बढ़ोतरी कर सकता है वो, 100%। यानी कि 10 किलो का गेहूं आज लेके वो 4 साल के बाद 160 रुपए किलो तक बेच सकता है। समझ गए ना? 100%, यही सरकार की लिमिट है। तो आप ये समझिए कि इस कानून में देखिए, किसान तो फिर भी अपनी जान बचा लेगा कि अपना जो पैदा करेगा उतना रख लेगा, लेकिन देश का जो आम उपभोक्ता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, उसका भी पूरा का पूरा नुकसान है। इसलिए सब लोग देश अब समझते जा रहा है, पूरा का पूरा देश के आदमी समझते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं कि किसानों की जो है इसमें। तो इसलिए सबसे आजाद हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा आंदोलन है। सरकार को अभी भी चाहिए कि इन कानूनों को तुरंत निरस्त कर दे, क्योंकि आवश्यक वस्तु भंडारण में जो इन्होंने ये परिवर्तन किया है या संशोधन किया है, उसमें अनलिमिटेड कर दिया। दूसरा तो वो तो खत्म हो गया, कालाबाजारी, काला चोरी हो जाएगी। क्यों सरकार करना चाह रही है? उसमें एक ही चीज अमेंड कर देगी, भाई वो स्टोरेज अनलिमिटेड नहीं कर सकता। डॉक्टर सुनील कौशिक, जो कीमत आश्वासन है उसमें एमएसपी जोड़ दे कम से कम। व्हाट इज कीमत आश्वासन? कीमत आश्वासन विल नॉट स्टैंड एनीथिंग। वो अश्योर्ड प्राइस भी नहीं है, दैट इज प्राइस अश्योरेंस, या कीमत आश्वासन दी है। व्हाट इज कीमत आश्वासन? वो कोर्ट को लॉ में भी किसान नहीं लड़ सकता है, उसके ऊपर 5-5 लाख की पेनल्टी है जो उसकी लैंड पे जाएगी। इसके बाद आता हूं आपके और पहला जो कानून है व्यापार, नहीं आता हूं आपके पास, व्यापार वाणिज्य है, वो जो है व्यापार में डाल दिया, किसान व्यापारी थोड़ी करेगा। डॉक्टर सुनील, आपने सत्ता पक्ष को भी आपने सुन लिया, विपक्ष को भी सुन लिया, और जो किसान नेता कहना चाहते हैं आपने वो भी सुन लिया। आपको क्या लगता है कि जो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या ऐसा है कि कृषि कानूनों की सही जानकारी अब तक किसान तक नहीं पहुंची, या सरकार जानबूझकर कुछ चीजों को छिपाना चाहती है और इसको किसान समझ चुका है, या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अब यहां पर अहम हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखो आलोक जी, ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मुद्दा है तो मुझे लगता है कि सरकार का भी पक्ष रखा जाएगा और किसानों के संगठन जो हैं उनकी तरफ से भी वहाँ वकील खड़े हुए हैं, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। और बिल्कुल मुझे लगता है ईमानदारी से यदि सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, कुछ न कुछ 4 लोगों की कमेटी बनाई है, उसकी भी कोई न कोई रिपोर्ट आएगी, लेकिन यदि किसान सरकार के सामने नहीं कह पा रहे हैं या इनकी बात मान ली भी जाए कि सरकार इनकी बातें नहीं मानने के लिए तैयार है, तो जिस तरीके से क्लैरिफिकेशन टीवी चैनलों पर दिए जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से दिए जा रहे हैं, यदि वही क्लैरिफिकेशन बहुत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाएं तो मुझे लगता है कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। क्योंकि पहले दिन से लेकर के आज 1 महीने से ऊपर हो गया, यदि वही बातों पे किसान अड़े हुए हैं और उन्हीं बातों पे सरकार अड़ी हुई है,
दूसरी बात, आज विपक्ष के राजनीतिक दल किसानों के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो राजनीतिक दल कभी सत्ता पक्ष में रहे थे तो ये समस्याएं जरूर रही होगी। क्या उन्होंने सत्ता पक्ष में रहते हुए वो बातें मानी किसानों की? क्या जो दर्द किसानों का आज उनको दिखाई दे रहा है, क्या सत्ता में रहते हुए उन्होंने कहा, मनोज जी आ रहा हूं, आपके पास महसूस आऊंगा किया? इसके बाद। और आज बीजेपी सत्ता में है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के तमाम बड़े बड़े आंदोलन इस देश में किए और सरकार को घेरा। क्या आज बीजेपी सत्ता पक्ष में है तो जिस समय या 2013 के, 2014 के या 12 के भाषण आप सुनेंगे बीजेपी के नेताओं के, तो लगता था कि वास्तव में किसानों के वो बहुत हितैषी हैं। क्या उनको वो दर्द अब महसूस हो रहा है? क्या सत्ता में बैठने के बाद क्या वास्तव में किसानों की मांग जायज है? इस यार वास्तव में राजनीति हो रही है या किसान संगठनों की तरफ से जो बातें आ रही हैं, जैसे अभी अपने का एनआईए काम कर रही है। मुझे लगता है कि शुरू के दिनों में जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब पोस्टर और नारे ऐसे लगे थे तो किसान नेताओं की तरफ से ही ये बातें आई थी कि हमारे बीच में ऐसे तत्व हैं वो निकल जाएं या सरकार की एजेंसियों की जिम्मेदारी है उनको वो चिन्हित करके उनको हमारे आंदोलन से अलग करें। यदि एनआईए उसमें हस्तक्षेप कर रही है तो मुझे लगता है कि किसानों से संबंधित जितने भी संगठन हैं उस एजेंसी के साथ आकर के वास्तव में यदि ऐसे लोग हैं उनको समझ रखना चाहिए, नहीं है तो उनका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल, केवल एजेंसी पे आप विरोध ये लगाएं कि सरकार के इशारे पर काम कर रही है। सरकार जो भी कर रही है अब वो हर चीज बिल्कुल इनके हिसाब से नहीं तो सारी चीजें गलत है। मनोज जी आपके पास आएंगे, आप कुछ बीच में कहना चाहते थे। देखिए आलोक जी, एक बात जो मुझे समझ में आती है वो क्लियर कट ये है कि ये सरकार आखिर इसको इतना लंबी क्यों बना रही है और बनाए रखेगी क्यों, उसके पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए। और वो ठोस वजह जो मुझे समझ में आ रही है वो है 2014 का इलेक्शन। 2014 के चुनाव में इस देश में जो सबसे महंगा चुनाव जिसको कहा जाता है, मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास में इतना महंगा चुनाव कभी नहीं लड़ा गया। और वो जो पूंजीपतियों की एक लामबंदी थी, जो प्रॉमिस था नरेंद्र मोदी से कि आपको इस तरह के कानून लाने हैं और हम इस पे काम करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी इसी वजह से 2 बार नहीं तो इससे संबंधित कौन सा दस्तावेज आपके हाथ लग गया जी? इससे संबंधित कौन सा दस्तावेज आपके हाथ लग गया? देखिए, इससे पहले हमारे अभी पत्रकार साथी ने कहा, इससे पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर मांग हुई, सरकार को बैक करना पड़ा। कांग्रेस अगर इस बिल को प्रस्तुत करना चाहती थी, नहीं कर पाई, नहीं लागू कर पाई। बीजेपी भी 2 बार पिछले टर्नओवर में इसने कोशिश की कि इस कानून को प्रस्तुत किया जाए, लेकिन वो भी गिर गया। तो कहीं न कहीं दूसरे टर्म में, पहले टर्म में इसने जबरदस्ती इसलिए नहीं की क्योंकि उसको चुनाव लड़ना था और पूंजीपतियों ने बहुत पैसा लगाया है। तो लड़ाई इस वक्त सरकार से नहीं है, लड़ाई इस वक्त इस देश के किसानों की पूंजीपतियों से है। निश्चित तौर पे हमारे कौशिक जी ने एक बात कही कि कौन असली है कौन नकली है, ये समय इस बात का नहीं है कौन असली है कौन नकली। ठीक है, अमित जी के पास जाते हैं एक बार। आपने ये बहुत ही गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया है अमित जी, के साथ लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा? ठीक है, पूछते हैं अमित जी से ही हम इसका जवाब लेते हैं। अमित जी, जिस तरह से मनोज जी का यहाँ पर कहना है कि 2014 में आपने सबसे महंगा चुनाव लड़ लिया, कुछ लोगों ने आपको यहाँ पर फाइनेंस किया, अब उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का आप लोग कृषि बिल लेकर आए, इस बात में कितनी सच्चाई इनकी? मैं सिलसिलेवार करके 5-6 वाक्य ही बोलूंगा जी, और उसके बाद अपेक्षा करूंगा कि उसे बड़ी शालीनता से, जैसे मैंने सुना, उसका प्रत्युत्तर आए। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट। 62वां प्रत्यावेदन खाद्य संस्करण मंत्रालय, जिसकी मंत्री रही थी हरसिमरत कौर बादल जी, उसने बाकायदा बाजाब्ता सर्वसम्मति से सदन के पटल पर ये बिलों के जो मसौदा है उसको रखा। उसके बाद पॉलिटिकल रीजन से अकाली दल के लोग बैकआउट करके निकल गए, वो जाने उनका काम जाने, क्योंकि शायद हो सकता है कि जो खरीदार था, किसान पे तो पैन कार्ड लगना नहीं था, कोई टैक्स लगना नहीं था, लेकिन हाँ खरीदार का आपकी बार पैन कार्ड लगना था और उसके ऊपर जीएसटी भी लगनी थी। तो हो सकता है आड़तियों की रक्षा के लिए ये सब कार्यक्रम चला हो, वो जाने उनका काम। दूसरा, खाद्य मंत्रालय की बात मैंने की, अब एग्रीकल्चर पे आता हूँ। एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने रखी है कि मुलायम सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, वो उस एग्रीकल्चर कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर हैं, और रिकमेंडेशन के बाद दस्तखत करके श्री मुलायम सिंह जी क्या है कि मंडियों को खत्म कर दिया जाए। हमने जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है,
हाँ। लेकिन मंडियां खत्म करने और मौजूदा कानूनों को लाने की अनुशंसा श्री मुलायम सिंह जी के दस्तखत से बाकायदा सदन के पटल पे मौजूद है एग्रीकल्चर की कंसल्टेटिव कमेटी की रिपोर्ट। अभी कांग्रेस के मित्र चर्चा कर रहे थे, उनको याद दिलाना चाहता हूं 26 दिसंबर 2013 24 अकबर रोड पे श्री राहुल गांधी और श्री अजय माकन 11 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके एपीएमसी एक्ट खत्म करने की सिफारिश कर रहे थे। और इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव के समय कांग्रेस ने मंडियों को एबॉलिश करने का आऊंगा रोशनी जी आपके पास रखा है कि हम इसको एबॉलिश करेंगे मंडियों को। आज ये कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, अभी फिर दुष्प्रचार किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मिसकोट कर रहे हैं। ये सामने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रखा है, 18 तारीख के ऑर्डर के बाद कहा गया 10 दिन के अंदर अंदर पहली मीटिंग होगी और 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया वो किसी मैरिट पे नहीं किया था। मैं लाइन पढ़ देता हूँ, एक ही वर्ड में स्टे किया था, टू अस्क्वाश द फीलिंग्स ऑफ द हर्ट फीलिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी उनकी भावनाओं को शांत करने मनोज जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। इसको स्टे कर रहे हैं, लीगैलिटी पे स्टे नहीं किया। लोगों को अंबानी और अडानी याद आता है 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने अडानी को वेयर हाउसेस बनाने की परमिशन दी, जिस सरकार की पालकी के कहार से यूपीए 1 यूपीए 2 के समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग सब नहीं याद आया अंबानी और अडानी को वेयर हाउसेस बनाने की परमिशन क्यों दी गई? ठीक है, अमित जी जवाब ले लेते हैं। इनको 7 पसंद था। 2017 में अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब में अडानी को वेयर हाउसेस बनाने की परमिशन दी। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? मोदी बैशिंग, बीजेपी पंचिंग और आरएसएस ऑब्सेशन का सैद्धांतिक पैदल पर संता अगर इस देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है तो हमें उसकी चिंता नहीं है। खूब कीजिए, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें आनी चाहिए, उसके बाद सत्य का प्रतिपादन अपने आप हो जाएगा। रोशनी जी जवाब दीजिए, आप पहले जिन बिलों का लगातार समर्थन कर रहे थे संसद में, जिनको लेकर लंबे लंबे भाषण दिए जाते थे, अमेठी फूड पार्क को लगातार राहुल गांधी बोलते थे कि अगर ये आ जाएगा तो इससे किसानों को इतना भला होने वाला है, अब आखिर इतना ज्यादा विरोध क्यों? कभी भी ये 3 काले बिल के समर्थन में राहुल गांधी जी ने अपना वक्तव्य नहीं दिया है। और जहां तक बात करें कृषि मंत्री जी की, तो तोमर जी ने कहा है कि आज प्रकाश पर्व का शुभ दिन है, तो इसलिए इस मुद्दे पर कोई मिलकर रास्ता निकालना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आखिर कब तक किसान इस आंदोलन के कारण सड़कों पर बैठे रहेंगे, इसके लिए मिलकर समाधान निकालना जरूरी है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसका समाधान कृषि मंत्री नहीं निकाल सकते हमारे देश के। इसका समाधान मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से बालाकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से पता था, पुलवामा अटैक के लिए वो खुशियां मना रहे थे, तो हमें चल के अर्नब गोस्वामी जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नजदीक है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। किसान आंदोलन की खत्म होगा और किसान रोशनी जी जिस तरह से आप यहाँ पर ये बोल रही हैं कि अर्नब गोस्वामी को पहले से पता था, तो ये बात फिर राहुल गांधी जी को कहां से पहले पता लग गई थी कि राफेल के पूरे सौदे में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है? ये भी जानकारी तो कहीं ना कहीं से फिर उनके पास आई होगी ना। तो अर्नब गोस्वामी से तो बहुत आगे राहुल गांधी भी हैं। किसान बिल जो आए हैं, काले बिल आए हैं, उन सबके बारे में अगर अर्नब गोस्वामी के बारे में से पूछा जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, वो कभी भी राफेल के समर्थन मतलब आपको राहुल गांधी जी पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं है? राहुल गांधी जी पर आपको फिर ज्यादा भरोसा नहीं है क्या? उनसे पूछते हैं ना सबसे पहले। गांधी जी ने राफेल के बारे में जितनी भी बातें कही वो देश के हित में ही कही, क्योंकि जिस तरह से ये पूंजीपति अंबानी अडानी इस देश को बेचने में लगे हुए हैं, लेकिन अध्यक्ष तो राहुल गांधी जी है ना। राफेल में जिस तरह से इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसी को उजागर किया है राहुल गांधी जी ने, बाकी और कुछ नहीं किया है। और जहाँ तक बात सुप्रीम कोर्ट में माफी किस बात की मांगी थी भाई? एफिडेविट देकर माफी किस बात की मांगी थी? अमित जी बोल रहे हैं। अगर माफी अमित जी, आप अर्नब गोस्वामी की बातों पे अभी तक क्यों उनको छोड़ देते हैं ना थोड़ी देर के लिए। अर्नब को हम छोड़ देते हैं, अर्नब गोस्वामी को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ना। राहुल जी अहम है ना आपके लिए। राहुल गांधी और अर्नब गोस्वामी को नहीं, रोशनी जी एक सेकंड आपको भरोसा राहुल गांधी पर तो पूरा होगा ना कि वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक बोलते हैं, तो सबसे पहले उनसे पूछिए ना।
जी बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहूंगी पहले अर्नब गोस्वामी जी से, क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक के बारे में राहुल गांधी जी को नहीं मालूम था। हाँ, पुलवामा अटैक पे राहुल गांधी जी खुश नहीं हुए थे। अर्नब गोस्वामी जो चलिए ठीक है, उस हम बहस पर नहीं जाएंगे, बालाकोट पर अभी हम नहीं जाते हैं, अभी हम इसी पर रहते हैं, किसान बिल पर रहते हैं। मनोज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? का मुद्दा मनोज जी कुछ बोल रहे हैं? चले गए अर्नब गोस्वामी पे, मनोज जी बोलिए। भाजपा पे, मनोज जी आप बोलिए। लोगों का यही काम है, कांग्रेस कांग्रेस भाजपा भाजपा, और ये सुने अर्नब गोस्वामी। मनोज जी अरे आप कोई बोलिए। तो सरकार की ठीक है, मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ठीक है इन मनोज जी, लोगों ने, इन किसानों ने वोट दिया है इस सरकार को, और इस सरकार ने धोखा दिया है किसानों को। अशोक जी एक बार उनका पहले जवाब यहाँ पर सुन लेते हैं। मनोज जी बोलिए। जवाब क्या सुने इनका, ये सब अपना आपस में किस मनोज जी किस बोलिए। भाषा में भोगते रहते हैं, कहाँ लेके चले गए, कहाँ। किया कि नहीं किया? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से फिर से कह रहा हूं टीवी चैनल पे कि सरकार अपना कदम पीछे क्यों नहीं कर रही। क्या सरकार को डर है? अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते हुए, एक बड़े राजनेता होते हुए, जिनकी प्रसिद्धि में, जिनके लोगों के फॉलोअर्स नंबर है, देश उनको बहुत प्यार करता है, तो क्या दर्द है? देश के किसानों की पहले को भी बहुत प्यार करता है। मुझे एक चीज बताइए मनोज जी, पार्टी आज मुलायम सिंह जी के मत के साथ है कि नहीं? आप इनकी बात सुन रहे हैं तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से फिर से कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे अडानी जी क्या दत्तक पुत्र हैं क्या मोदी जी के? और इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं, पुत्र के लिए ही वो होता है, बाकी किसी व्यापारी के लिए मुझे आप यहाँ पर एक चीज समझा दीजिए। जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी उसके पहले भी तो अडानी लगातार व्यापार कर रहे थे ना, तब तो वो पूरे के पूरे देश के लिए व्यवसायी थे। आज वो अचानक सरकार बदलते ही माफिया बन गए, ऐसे कैसे? बिल्कुल गलत। अडानी सिर्फ गुजरात के बिजनेसमैन थे, देश के बिजनेसमैन नहीं थे। अच्छा, मतलब नहीं बन नहीं सकते थे देश के? मनमोहन सिंह की सरकार ने दी नहीं थी, उस सरकार को नैतिक समर्थन भी था और फ्लोर पे समर्थन भी था सभा का। मनोज जी मुझे एक चीज का आप जवाब दीजिए थोड़ा सा। अमित जी एक सेकंड, अमित जी एक सेकंड, अमित जी एक सेकंड, मनोज जी मुझे एक चीज समझा दीजिए, अगर किसी भी विधेयक में, किसी भी अधिनियम में अगर संशोधन के लिए सरकार तैयार है तो आप इसको बैकफुट आप फिर क्यों नहीं मानते हैं? संशोधन करने का भी तो सीधा सा मतलब है ना कि नहीं सरकार पीछे कदम अपने खींच रही है। देखिए ये बात किसानों को नहीं समझ में आ रही है। बात क्या है कि बिल वापस ले लो, एक बात, अब आप दूसरी बात बोल रहे हैं, अच्छा बिल बना लेंगे, किसान ना समझ कर ले, तो फिर ना समझ क्यों है भाई? किसान आपने कहा किसान को नहीं आ रहा समझ में, कैसे हो गया? अरे देखिए मैं बात कह रहा हूँ, बात के मंतव्य कि आखिर के लिए इतना प्रेम, देश के लिए लाखों करोड़ों किसानों के लिए प्रेम नहीं, मजबूत बहुत आधार रहा होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत चिंता दिया है अडानी ने मोदी जी को, प्रधानमंत्री बनाने में बहुत पैसा खर्च किया है। कैसे उसूलोगे? ऐसे ही तो उसूलोगे ना, हमारे देश के किसानों के पेट पे लात रख के खींचोगे ना पैसा, तभी तो पैसा अडानी का पूरा होगा ना। अरे तो मुझे एक चीज का और फिर जवाब दे दीजिए ना मनोज जी। एक फिर सवाल ये भी तो फिर खड़ा होता है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ यही वजह है आपके हिसाब से कि कृषि बिल लाया गया है, अगर सामाजिक सुधार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है मनोज जी, तो फिर 2014 से 2019 तक व्यापारियों ने क्यों इंतजार किया? उसी कार्यकाल में फिर भारत सरकार ला सकती थी ना बिलों को। वो तो दोबारा सरकार, अच्छा अगर ये बिल बाकी एजेंडे पूरे करने आरक्षण को ठीक है। सुनील जी के पास एक बार जाते हैं। सुनील जी, थ्योरियां आप देख रहे होंगे कि लगातार किस तरह के सिद्धांत गढ़े जा रहे हैं। एक तरफ सरकार ये बोल रही है कि हमारा बिल पूरी तरह से परफेक्ट है, हम इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं, आप कमियों को गिनाइए। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आप आकर हमको वो तमाम लाइनें बता दीजिए, वो उपबंध बता दीजिए जिससे कि आप ये कह रहे हैं कि ये कानून काला हो जाता है। और एक तरफ किसान ये बोल रहे हैं कि हमको कृषि बिल पर बात नहीं करनी, आप इसको रोल बैक कर लीजिए। तो ये किस तरह का मंजर है? आखिर समाधान का रास्ता कहां है? फिर ऐसा तो लगता है कि ये तो अनिश्चित काल तक ये मुद्दा चलता ही रहेगा। देखो आलोक जी मैं पहले दिन से ही कह रहा था और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी। और वो इसलिए वापस नहीं लेगी क्योंकि मेरा तमाम वरिष्ठ IAS लोगों से बात हुई और ये निकल के आई कि इस समय कोरोना काल के बाद जो विश्व का परिदृश्य बदला है, चाइना से जो विश्व के अन्य देशों की नाराजगी है,
उसके हिसाब से जो बड़े व्यापारी कंपनियां जो हैं वो इस देश में आना चाहती हैं और आ रही हैं। यदि भारत सरकार इस बिल को वापस लेती है तो मुझे लगता है एक ऐसा संदेश चला जाएगा कि सरकार भारत की बहुत कमजोर है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। वो चाहे टीवी चैनलों पे कहें या नहीं कहें, ये अलग बात है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ये संदेश बिल्कुल जाएगा। ये आज, और दूसरी बात, रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने भी कहा कि इस बिल की कम से कम 2 साल का इंतजार करना चाहिए। 2 साल के बाद जो भी चीजें निकल के आएंगी सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी। यदि ऐसा लगता है किसानों को ये बिल बेकार है तो हम उसको खत्म करने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन कुछ इंतजार करना पड़ेगा। और ये किसानों को और व्यापारियों को भी समझना पड़ेगा कि आज देश इस दौर से गुजर रहा है। पिछले यदि हम कई दशकों की बात करें तो तमाम चैनलों पर, अखबारों में आपको यह देखने को मिलता था कि आज यहां भ्रष्टाचार हुआ, यहां घोटाला हुआ, वहां घोटाला हुआ। यदि ये स्थिति अभी भी कायम बनी रही तो मुझे लगता है कि अन्य देशों के जो बड़े व्यापारिक घराने हैं वो मुझे इस देश में नहीं आएंगे। ये हम सबको इस देश की स्थिति को, इस देश का जो परिदृश्य है उसको बदलना होगा। इस देश के बारे में जो सोच है वो बदलनी पड़ेगी। और केवल आप इसी हठधर्मता पर रहेंगे कि नहीं बिल और बिल वापस होगा, तो मुझे लगता है, फिर मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस चैनल पर, ये बिल बीजेपी किसी भी कीमत पर वापस नहीं करेगी। अशोक जी देखिए, अगर सरकार वापस नहीं करती है ये सरकार भी गिरेगी और अगली इस देश की पॉलिटिकल नीति जो है उसकी दिशा भी बदलेगी। आगे जो नीतियां बनेंगी, 70% जनसंख्या है किसान, वो समझ चुका है। 70 सालों से जो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस आंदोलन के बाद में, जैसे राजनारायण जी का आंदोलन हुआ था और दूसरा ये अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, उसके बाद देश में परिस्थितियां बदली थी। पॉलिटिकल परिस्थितियां क्या बदली? लोकपाल लाना चाहते थे, अब तक आया क्या? एक सेकेंड, करप्शन के खिलाफ मूवमेंट था। दिल्ली की गवर्नमेंट देखिए कितनी मेजोरिटी से बनी थी और करप्शन खत्म हो गया है। बिजली पानी दिल्ली में सस्ती हो गई है। शिक्षा और चिकित्सा पे बात हो रही है, शिक्षा का इंप्रूवमेंट हो गया है। इसके बाद देश में अगर यहां से नई सरकार वापस हुई, ये सरकार अगला इलेक्शन नहीं जीत सकती बिल्कुल। अभी अगर कर दें इसको वापस करके, हम ये कह रहे हैं इसको रद्द कर दीजिए, दोबारा बैठ के किसान के साथ में बना लीजिए। मुझे एक किसान के साथ में बना के, किसान का हित रख के बना लीजिए और एमएसपी का उसको गारंटी दे दीजिए, तो फिर आपको समझेंगे कुछ कामयाबी भी हो जाएगी। नहीं तो इसके बाद किसान तय करेगा देश की राजनीति। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ये बंटवारा नहीं चलेगा। एक किसानों में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हाँ, बार बार कहा जाता है खाली पंजाब का आंदोलन है, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, तेलंगाना, पूरे देश से किसान आया हुआ है। क्या आप पूरे बिहार में गए थे, वहां असम में, क्या आप पूरे देश में आग लगवा देना चाहते हो? तब आपको समझ में आएगी। ये नहीं समझ में आ रहा है। 125 आदमी जो है शहीद हो गए हैं, शहादत हो गई है उनकी। एक शब्द नहीं निकलता प्रधानमंत्री के मुंह से या सरकार के मुंह से। और हम कह रहे हैं कि ऐसी कोई न्याय बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण होगा। हमारे साथी ने कहा है WTO का कोई आदमी इंटरनेशनल मार्केट से नहीं आएगा यहां गेहूं अनाज खरीदने, कोई अडानी अंबानी के फेवर में नहीं हो पाएगा। यही मजबूरी है सरकार की। इन्होंने कहा एग्री किया है। और पहले अडानी अंबानी जी खाली गुजरात में बिजनेस करते थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पिछले 4-5 सालों में केवल 2 ही व्यक्तियों की, 3 व्यक्तियों की आय बढ़ी है, बिजनेसमैन की, और दूसरे बिजनेसमैन की आय घटते जा रही है, घटते जा रही है, घटते जा रही है। हमारा तो मोटा मोटी यही विश्लेषण है, बाकी हमें ज्यादा चीजें नहीं। अशोक जी, एक चीज मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहता हूं। आप ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आप इसको रोल बैक कर लीजिए, आप इसको रद्द कर दीजिए और उसके बाद फिर एक नया ड्राफ्ट बना लीजिए, उसमें किसानों की मांग को रख दीजिए। ये चीज अभी क्यों नहीं हो सकती है? संशोधन तो उसमें किया जा सकता है ना, वो वैसी ही चीज है। नहीं, वो देखिए, हमने परसों भी आपसे कहा था, ये बिल्कुल कूड़ा, ये है बिल्कुल गटर का कानून बनाया हुआ है। ये जो सेप्टिक टैंक आप कह रहे हैं इसमें से पानी पी लीजिए, हम इसमें इतना संशोधन कर देंगे, इतना संशोधन कर देंगे, इतना वेरीफाई, इसको प्योरीफाई कर देंगे, वो पीने का पानी बन ही नहीं सकता है। कैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आपने अनलिमिटेड भंडारण कर दिया? कैसे आपने कीमत आश्वासन लिख दिया? व्हाट इज कीमत आश्वासन? प्राइस एश्योरेंस। प्राइस एश्योरेंस तो कोर्ट कह देगा तुम्हें तो एश्योरेंस दी थी, जाओ भागो। इट मस्ट हैव बीन एश्योर्ड प्राइस। एश्योर्ड प्राइस होना चाहिए था। अंतर क्या दो? कोई अंतर होता है
एश्योरेंस और प्राइस एश्योरेंस में आप अंग्रेजी नहीं, एश्योर्ड में और ये जो है एश्योर्ड जरूर होती है और लगेगी कीमत आश्वासन में आश्वासन होता है विच में नॉट स्टैंड इन द लॉ ऑफ आप शायद गारंटी बोलना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से गारंटी बोलना चाह रहे हैं। सुनिए, गारंटी होती है उसमें, लेकिन उसमें भी बड़ा लूज वर्ड यूज कर दिया उन्होंने, प्राइस एश्योरेंस, और अंग्रेजी हिंदी में है कीमत कृषि कीमत आश्वासन। आश्वासन को तो समझिए झूठ होता है बिल्कुल, आश्वासन है भैया हम नहीं दे पा रहे, हमारे पास पैसे नहीं, अमित जी, हो गया। किसानों का ये बोलना है, छोटा है अमित जी, ये है किसानों का ये बोलना है कि आप सुनिए, आप परसों ही पूछ रहे थे आलू का साइज छोटा हो गया तो क्या करेगा चिप्स की फैक्ट्री वाला। अरे आपने दम आलू सुना है? दम आलू की सब्जी बनती है, थाली सबसे महंगी आती है 5 स्टार होटल में। छोटे आलू को आप भाषा थोड़ी सी, हाँ, छोटे आलू को आप जो है किसान का छोटा हो गया तो उसका दम आलू की कारण यही है ना। देखिए अशोक जी, रुकिए अब एक सेकंड सुनिए, अब आप मेरी भी बात सुनिए ना एक बार जी। आप आखिर उन चीजों को क्यों नहीं सुनना चाहते जिससे कि किसान का हित हो जाएगा। मैंने उस दिन मैकडॉनल्ड का नाम लिया था कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो महंगा आलू खरीदते हैं, वो फ्री में नहीं ले जाती, फिर वो कितना महंगा आलू बिकता है और उसमें साइज वो देखते हैं। मैं ये बोल रहा था उस दिन कि उत्पादन की गुणवत्ता को भी तो ठीक करना चाहिए ना, सिर्फ बोलने से हो जाएगा क्या कि हमसे आप इतना ले लीजिए? अगर क्वालिटी सही नहीं होगी आपको अच्छी कीमत कौन देगा बताइए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि बड़ा जो आलू है वो बड़े रेट में चला जाए, लेकिन जो बड़ा आलू वो एमएसपी पे चला जाए। अशोक जी, जब तक अच्छी ब्रीड बोई नहीं जाएगी उसकी अच्छी फसल कैसे हो जाएगी? ब्रीड हम अच्छी कह रहे हैं ना, सरकार देना हमें। हाँ, अब आप आए मुद्दे पर, अब आप आए मुद्दे पर। यही मैं पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया मुझे लगातार डिबेट में। बस अब आप आए, बिल्कुल सही मुद्दे पर आप आए, सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही मुद्दे पर आप आए। मुझे 1 मिनट बताइए, पिछले अगर आप 1 महीने से ज्यादा की अगर आप हमारी डिबेट्स को उठाकर देखेंगे ना प्राइम न्यूज पर, मैं यही चीज चिल्ला कर किसान नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी जो मुख्य मांगे हैं वो सिंचाई है, सही टाइम पर बुआई है, अच्छी क्वालिटी का बीज है। आपको एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो आपकी फसल को जोत भी पाए और आपकी फसल को उठाकर मंडी तक पहुंचाए भी। ये मांगे आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? सिर्फ एक ही चीज पर हैं अटके हुए कि नहीं वापस ले लो। अगर कुछ चीजें अच्छी मिल सकती हैं सरकार से, आप उसको फिर क्यों नहीं मांग रहे? ये सरकार से नहीं है तो फिर प्राइवेट। देखिए प्रधानमंत्री जी का मैं सुन रहा था मन की बात में, उन्होंने ये कहा था एक दिन, इसमें हमने निजी निवेश की व्यवस्था कर दी और उसमें हमने भंडारण की व्यवस्था कर दी जिससे देश का अनाज खराब नहीं होगा। सुन लीजिए, इसमें देश का अनाज खराब नहीं होगा। एफसीआई में तो हमारे पास सरकार में बंदोबस्त ही नहीं है कि हम बना सकें सिलोज। और फिर जो है कि जो ये बिजनेसमैन है वो अपना जिस रेट में देश में और दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा और इससे फायदा किसानों को होगा। अरे जब निजी निवेशक है, वो बिजनेसमैन है, वो किसान का फायदा करेगा कि अपना फायदा करेगा? वो तो किसान को भी एक्सप्लॉइट करेगा, कम से कम रेट में खरीदेगा। उसमें आपने प्राइस एश्योरेंस दिया है, एमएसपी का आपने जिक्र किया नहीं। हम तो कह रहे हैं एमएसपी का कानून अगर इस कानून में बन जाता चौथा या दूसरे कानून में ही आप ये लगा देते कि वो एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा तो कोई आंदोलन नहीं होता। हमें क्या मतलब है कि आप भंडारण करके ब्लैक मार्केटिंग करे, कहां बेचे आप चाह रहे हैं, लेकिन किसान को आप कम से कम उसकी कीमत दे दीजिए, उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ये कर लीजिए, जॉब ले लेते हैं। अमित जी, अब आपने खींचते इनकी सबसे बड़ी आशंका यही है और सबसे बड़ा डर यही है कि आप सिर्फ आश्वासन की बात कर रहे हैं, गारंटी की बात आप नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो निजी निवेशक बाजार में आएगा, जो प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा, वो हमको सही कीमत देगा या नहीं देगा, इसकी गारंटी कौन निर्धारित करेगा? ठीक, मैं अब 3-4 वाक्य में ही बात करता हूं जी। अभी दिल्ली की चर्चा की गई और कहा गया बहुत आदर्श व्यवस्था है, बहुत अच्छी बात है, कोई आपत्ति नहीं, वो मतदाता जाने। दिल्ली एक पहला राज्य था जिसने 22 नवंबर 2020 को इन तीनों नरेंद्र मोदी जी के काले कानून जिसे वो बताते हैं और सिंधु बॉर्डर पे जाके जिसका स्यापा करते हैं अरविंद केजरीवाल, उन कानूनों को बाकायदा नोटिफाई किया। अब देश को तय करना है कि दिल्ली के अंदर बैठकर अरविंद केजरीवाल उसे नोटिफाई करेंगे और सिंधु बॉर्डर पे जाकर के स्यापा करेंगे। अब आइए एमएसपी पे आइए। स्वामीनाथन कमीशन को बैठाया अटल बिहारी वाजपेयी ने, रिपोर्ट आई यूपीए के अंदर, लागू करा कब किसने? स्वर्गीय अरुण जेटली ने फाइनेंस बिल ला करके, फाइनेंस बिल के माध्यम से एमएस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। ठीक, सीटू का मसला है, सीटू के मसले पर बात चल रही है, वो मैं मानता हूं, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कैसे लागू हुई? फाइनेंस बिल से लागू हुई, पार्लियामेंट की फ्लोर पे आकर लागू हुई।
दोनों सदनों की संपत्ति बनाकर लागू हुई। प्रधानमंत्री ने सदन में जो कहा उसे जाने दीजिए। जिस दिन ये बिल नोटिफाई हुए उसके अगले दिन एमएसपी घोषित की गई, कहा गया एमएसपी घोषित नहीं होगी, एमएसपी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जज ऑर्डर में कहा, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर में यह रखा है कि एमएसपी की व्यवस्था लागू रहेगी, एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी। इसके बाद भी कह रही है सरकार कि अगर आपको एमएसपी के ऊपर बात करनी है, हम उसके लिए रिटर्न देने को तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्लॉज नंबर 5 में एमएसपी की गारंटी दी गई, जिसकी अशोक जी अभी बात कर रहे हैं। एमएस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्लॉज नंबर 5 में, आई कैन रीड इट आउट हियर, अगर चैलेंज करेगा कोई तो मैं यही रखे हूं, अभी रीड आउट कर सकता हूं। क्लॉज नंबर 5 में एमएसपी को लागू करके किसान के सपोर्ट में रखने की बात कही गई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं जमीन का मसला नहीं है। एग्रीमेंट कहा गया, एग्रीमेंट प्री रजिस्टर्ड हो, सरकार ने कहा हम उसके लिए भी तैयार हैं। एग्रीमेंट प्री रजिस्टर्ड होगा, उसमें फसल का मूल्य किसान और वो तय करेंगे, और किसी वजह से किसान को नुकसान हुआ या कंपनी की कोई बात आई तो किसान के ऊपर उसका हर्जाना नहीं आए। ठीक है, ठीक है, एक क्लोज बाय क्लोज हम डिस्कस करने के लिए तैयार बैठे। आप कुछ बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं और आपकी भाव-भंगिमा से कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी बात आप छिपा के बैठे हैं। नहीं, दरअसल में वो जो बीजेपी का कलेवर तेवर है ना बात को प्रस्तुत करने का, झूठ कितना अच्छा बोलते हैं कि जनता को मजबूर हो जाना पड़ता है विश्वास कर लेने में। लेकिन खैर, मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं ये बड़ी फिर उस बात को कहने के लिए फिर पता नहीं मैं पिछले 45 मिनट से कह रहा हूँ, कोई मुझे चुनौती देके कहे कि आप मुलायम सिंह जी को गलत उद्धृत कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, सीधा बोल दिया। ठीक हो गया, आपका हो गया। आप कहिए ना मैं गलत उद्धृत कर रहा हूँ मुलायम सिंह जी को। 50 दिन दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिल नोटिफाई नहीं की है। आप कहिए ना 23 दिसंबर 2013 को राहुल गांधी ने एपीएमसी एक्ट खत्म करने का दावा नहीं किया। ठीक है मनोज जी, ठीक है अमित जी आएंगे आपके पास, आएंगे। मनोज जी की बस बात पूरी हो जाए क्योंकि समय हमारे पास कम है। ठीक है मनोज जी बोलिए। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका में बिल गेट्स सबसे बड़े किसान बन गए, सबसे बड़े 25 लाख एकड़ जमीन के वो बन गए लगभग किसान। वो क्यों बन गए? इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बन गए। न इतने बड़े वो तो व्यापारी थे, उनको किसान बनने की क्या जरूरत थी। लेकिन मैं बड़े सम्मान के साथ उद्धृत कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के आदरणीय। ठीक है अमित जी आएंगे आपके पास, आएंगे। एक सेकंड अमित जी समय थोड़ा सा कम है। आप बुजुर्ग हो गए हो, हम आपसे तेज चिल्ला लेते हैं। मनोज जी आप अपनी बात बोलिए ना, बोलिए आप। मनोज जी मुझे अपनी बात, मैं कह रहा हूं क्या इस देश में इतने पैनलिस्ट बैठे हैं, मुझे जवाब दे देंगे। इस देश में कोई ऐसा व्यापारी है जो नरेंद्र मोदी जी की तरह किसानों को सम्मान राशि 6,000 रुपए दे सके सालाना? है क्या? अगर है तो बीजेपी के काबिल साथी बता दे। जब सरकार नहीं भला कर पा रही है इस देश के किसानों का, तब आप सोचो क्या आप तक करेंगे। कई सरकारों ने लाखों करोड़ों मतलब जो ब्याज था, जो कर्जा था किसानों का, उसको माफ किया। सारी सरकारों ने माफ किया। क्या कोई है इस देश में एक पूंजीपति का नाम बता सकते हैं अमितपुरी, जो इस देश के किसानों का कर्जा माफ करेगा, जो इस देश के किसानों को सम्मान करेगा? अगर जब वो नहीं कर सकते तो किस तरह भला करेंगे इस देश के किसानों का पूंजीपति लोग? ठीक है, ठीक है आपकी बात आ गई। ठीक है रोशनी जी आपके पास आना चाहेंगे, आगे का रास्ता क्या हो सकता है? ठीक है रोशनी जी के पास जाते हैं। मनोज जी समय थोड़ा सा। हाँ रोशनी जी। 10वें दौर की मीटिंग आज समाप्त हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है, और फिर भी सरकार किसानों से ये मांग रही है कि वो 26 जनवरी को परेड ना करे, ट्रैक्टर परेड। तो मैं पूछना चाहूंगी, जो 55 दिन से ठंड में बैठे हैं और इस बीच बारिश भी हुई जिसमें उन्होंने टेंट लगा के अपने आप को किस तरीके से बचाया, जिसमें करीब 100 किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है, उसके बाद भी सरकार किसानों से मांग कर रही है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड ना करे। राहुल गांधी इटली ब्लैंकेट लेने गए थे उनके लिए इसी 55 दिन के अंदर। अमित जी शांति रखिए, मोदी जी से पूछिए कि वो 55 दिनों में किसानों का हाल लेने के लिए सिंगल बॉर्डर में क्यों नहीं गए? 2019 के उनको तो जाना चाहिए किसानों का
एक बार हालचाल लेने अमित जी, के लिए अमित जी। मौके देंगे अडानी किसान। और अंबानी को परमिशन देने वाले लोग वेयर हाउसेस के आज गाल बजा रहे हैं। ठीक है, अरे जवाब आपने तो ले लीजिए 2006 ना। में बिहार में आप खत्म खुद कर बोल दिया रहे हो। था। जवाब ले लीजिए ना, घोषणा अमित जी। पत्र में नहीं लिखा। रोशनी जी। आपने तो अमित जी खत्म कर दिया था बिहार में 2006 में अरे एपीएमसी। तो यूपी पे- इनके तो घोषणा पत्र में होगा। वहां का किसान एक पूरा मंडियां खत्म उनकी 900 बात पूरी हजार हो रुपए में जाएगी। धान बेचता फिर रहा है। ठीक है, ठीक है। रोशनी जी, बात आपकी कर दिया बिहार के किसान को, आगे मजबूरी में बेचारे को नौकरी करनी पड़ती है पंजाब चलिए, में ठीक जाके। है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने यहाँ पर एक तार्किक चर्चा की, एक दूसरे को आपने तर्कों के आधार पर ही यहाँ पर बात काटी है। सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बरकरार है, जो हमने आज प्रोग्राम का नाम भी दिया है कि ये कहां आ गए हम। ये सवाल आज हमने इसलिए पूछा क्योंकि लगातार एक दूसरे की बात रखने का दावा यहां पर किसान भी करते आए हैं कि हम अपना पक्ष रख रहे हैं। सरकार भी लगातार ये दावा करती आई है कि हम किसानों की सुन रहे हैं। अगर एक दूसरे को सुना जा रहा है तो आखिर बातचीत क्यों नहीं हो रही है, ये गतिरोध क्यों बरकरार है? इस सवाल के साथ ही आज इस पूरी चर्चा को हम यहां पर समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही इसका समाधान निकलेगा।